Welcome again in this video of classification of elements. This video is especially for class 10 students. In this video we discussed here classification of elements and periodic classification. So how elements are classified? So सबसे पहले 18th सेंचुरी के आसपास में डाल्टन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था और उन्होंने बताया था कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स एंड एलिमेंट्स को हम अब क्लासिफाई कर सकते थे। तो लैवोसियर ने सबसे पहले एलिमेंट्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था, इन्होंने एज मेटल एंड नॉन मेटल लैवोसियर ने किया था। बाद में टाइम टू टाइम हम लोगों ने एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, जिसको कि आप मास नंबर भी बोलते हो। क्लास 9 में आपने पढ़ा है मास नंबर रिलेटेड। सो एटॉमिक नंबर इज इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम। सो उसको आप एटॉमिक नंबर बोलते हो। वहीं पे मास नंबर की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाले प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के सम को आप मास नंबर बोलते हो। तो लैवोसियर के टाइम तक 1817 1818 के आसपास में जब एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जा रहा था तो यहाँ पे दो ब्रॉड कैटेगरीज बनाए गए, यानी सारे एलिमेंट्स को दो अलग अलग ब्रॉड कैटेगरीज में डाला गया। इनको एक को बोला गया मेटल और दूसरे को नॉन मेटल्स। और उसी समय डोबेराइनर्स एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने कुछ एक ट्रायड्स डेवलप किया था। इन्होंने उस समय बेसिकली 3-4 ट्रायड्स इन्होंने बनाए थे और ये ट्रायड्स क्या थे कि आप अगर एलिमेंट्स कहीं से भी पीरियोडिक टेबल में अगर हम 3 एलिमेंट्स ऐसे ले लें कि उनमें 2 एलिमेंट्स के मास का जो एवरेज हो वो अगर थर्ड वाला हो जाए, सपोज ऐसा होता है कि A और B के मास का जो मीन वैल्यू है वो एक बीच वाले एलिमेंट C से अगर रिजेंबल करता है या बराबर हो जाता है, मोर और लेस इक्वल अगर होता है, तो वैसे केस में जो तीनों एलिमेंट्स होंगे A, B एंड C ऑल हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने कहा कि अगर हम 3 एलिमेंट्स कोई भी अगर ले लें, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे मान लेता हूँ कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स कोई भी हैं A, B, C एंड इनको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में मैंने लिखा हुआ है। और अगर ऐसा हो कि A और B के मास का जो रेशियो है, यानी मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B by 2 is equal to mass of B। अगर ऐसा हो कि A और C के मास का जो सम है उसका अगर मीन वैल्यू यानी डिवाइडेड बाय 2, ये अगर मास ऑफ B के अगर इक्वल आ रहा है, तो वैसे केस में ये तीनों एलिमेंट्स सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले होंगे। ये डोबेराइनर्स ने बताया था 1817 1818 के आसपास में। सो डोबेराइनर्स ने बेसिकली ट्रायड्स बनाए थे, यानी 3-3 एलिमेंट्स का वो सेट बनाया था। और उस सेट में क्या हुआ था कि हम कोई भी अगर फर्स्ट एलिमेंट लें एंड लास्ट एलिमेंट लें, इनके अगर मास के एवरेज वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बीच वाले मास के बराबर अगर हो रहा है, तो वैसे केस में तीनों ही एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर्स ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे। एग्जांपल के लिए अगर मैं लिथियम लूं, सोडियम लूं और अगर पोटेशियम लेता हूं, तो लिथियम का मास है 6.9 एंड द मास ऑफ पोटेशियम इज हियर 39। इफ वी ऐड these two, so 39 plus 6.9 it gives 46.9 divided by 2 is approximately equal to 23। it means कि mean value of mass of lithium and sodium is equal to mass of sodium, so their nature are identical। so lithium, sodium and potassium, all these 3 elements must have the same valency and they form a same type of complexes, like lithium form lithium hydroxide LiOH. Similarly, sodium also formed sodium hydroxide with water NaOH. Similarly, potassium also react with water and form KOH potassium hydroxide। so इनके जो रिएक्शंस हैं वो लिटिल बिट एक जैसे लग रहे हैं। आप अगर लिथियम के ऑक्साइड की बात करेंगे तो Li2O, सोडियम के ऑक्साइड Na2O, potassium का ऑक्साइड K2O। so all these elements are identical in nature। so according to Dobereiner, if mass of middle element is equal to the mean mass of first and last element, then all these 3 elements must have same physical and chemical properties and these elements are known as
एलिमेंट्स ऑफ ट्राइड्स, इन्हीं को एलिमेंट्स ऑफ ट्राइड कहा जाएगा। उस समय बेसिकली 3 ट्राइड्स बनाए गए थे, जहाँ जैसा कि मैंने यहाँ एग्जांपल में आपको दिखाया हुआ है। आप अगर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम की अगर हम बात करें तो ये भी तीनों वैसे ही है। या आप अगर मास ऑफ कैल्शियम एंड मास ऑफ बेरियम को अगर आप ऐड करते हो और 2 से डिवाइड करते हो, एवरेज वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो वैसे केस में ये मास ऑफ स्ट्रोंशियम के बराबर होगा। और यहाँ पे इन तीनों ही एलिमेंट्स के फिजिकल एंड केमिकल नेचर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। वहीं पे आप अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की अगर हम बात करें तो ये 3 एलिमेंट्स भी ट्राइड्स के मेंबर्स हैं, क्योंकि आप अगर क्लोरीन के मास और आयोडीन के मास का सम करेंगे और बाय 2 अगर करते हैं, यानी एवरेज अगर कैलकुलेट करें तो वो ब्रोमीन के मास के लगभग बराबर होता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही एलिमेंट्स एक सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करेंगे या एक तरह के बिहेवियर्स को शो करेंगे। और इसे डोबराइनर्स ट्राइड्स के नाम से जाना था। समय बीतता गया 1867 टू 1868 के आसपास में एक और साइंटिस्ट आते हैं, नाम था उनका न्यूलैंड्स, और उन्होंने दिया था अपना न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। सो उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को उन्होंने भी अरेंज किया था एटॉमिक मास के ही अकॉर्डिंग टू। जैसा कि मैंने कहा कि लैवोसियर और ये साइंटिस्ट जो भी उस समय के थे, वो लोग ये मान के चलते थे कि किसी भी एलिमेंट्स का जो भी केमिकल एंड फिजिकल नेचर जो वो एक्सप्लेन कर रहा है, दैट्स ड्यू टू देयर न्यूक्लियस वैल्यू, एंड देयर न्यूक्लियस कंसिस्ट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दिस इज इक्वल टू देयर एटॉमिक मास। तो ये माना जाता था कि किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसके मास डिपेंडेंट होगा। इसीलिए जितने भी रूल्स दिए गए थे, चाहे वो डोबराइनर्स का ट्राइड हो या न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल हो या फिर मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल हो, ऑल आर बेस्ड ऑन एटॉमिक masses। ये सारे के सारे एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड हैं, नंबर पे ये बेस्ड नहीं है। इन्हीं के बीच में एक और मॉडल आया था जिसको कहा जाता था हेलिकल मॉडल। हेलिकल मॉडल इज आल्सो बेस्ड ऑन एटॉमिक मास वैल्यू। वो भी कि आप अगर एक सिलेंडर टाइप से अगर बनाते हैं और उसके ऊपर हेलिक के फॉर्मेट में अगर आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग टू अगर लिख दिया जाए, तो जो एक सीधी लाइन में आने वाले एलिमेंट्स होंगे उनके बिहेवियर्स एक जैसे होंगे। ये हेलिकल मॉडल था हमारा। उसके पहले न्यूलैंड्स ने जो अपना रूल दिया था, तो इन्होंने कहा था कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक masses, then eighth element is must be identical to the first one। यानी हमारा जो 8वां एलिमेंट होगा वो पहले वाले एलिमेंट से आइडेंटिकल वैल्यू शो करेगा। इट मींस हैव अ सेम फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर। लाइक इन जो आप संगीत वाला जो हमारा लेटर होता है, सा रे ग म प ध नि, एंड अगेन सा, सो 8th वैल्यू इज अगेन रिपीटेड हियर। सो सेम ऐसा ही होता है कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सो दिस वन इज 7th and the 8th one is fluorine here। So hydrogen and fluorine must have the same or identical value, or they have the same physical and chemical properties। Like if we talk about beryllium, then the first, second, third, fourth, fifth, 6th, 7th and 8th, so 8th element is magnesium here। So the nature of beryllium and magnesium is must be identical। So according to Newland's octave rule, if elements are arranged in their increasing atomic masses, then the 8th element is must be identical or same properties like the first one। जो हमारा पहला होगा उससे आइडेंटिकल होगा। तो इस तरह करके आप देखेंगे कि बोरोन, एल्युमिनियम, क्रोमियम, इनके नेचर आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, टाइटेनियम, इनके नेचर एक जैसे होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड मैंगनीज हैव द सेम टेंडेंसी और द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप देखोगे कि जो न्यूलैंड्स ने जो अरेंज किया था, तो उनका टारगेट ये था कि 8वां एलिमेंट हमारा सेम प्रॉपर्टी वाला होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब रैमसे ने जब इनॉर्ट गैसेस को जब डिस्कवर किया, इनॉर्ट गैसेस में आते हैं बेसिकली हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। सो दीज आर इनॉर्ट गैसेस। जो रैमसे ने जब इनको डिस्कवर किया, तो अब क्या हो रहा था कि हाइड्रोजन के बाद तो अपने लिथियम लिया हुआ था क्योंकि हीलियम था नहीं। अब हीलियम का जब डिस्कवर्ड हुआ, तो अब क्या हो रहा है कि 8वां नहीं बल्कि 9th नंबर का एलिमेंट हमारा आइडेंटिकल वैल्यू ले रहा था। जैसे अगर मैं यहाँ से काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस वन इज 9th एलिमेंट। तो जैसा कि न्यूलैंड्स ने कहा था कि 8th एलिमेंट हैव द सेम सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो फर्स्ट वाले से हमारा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट हमारा फॉलो करेगा। लेकिन जैसे ही इनर्ट गैसेस का डिस्कवरी रैमसे ने कर दिया, तो उसके बाद हुआ कि नो 8th एलिमेंट नहीं होंगे, वो बेसिकली 9th एलिमेंट्स होंगे। तो न्यूलैंड्स ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था कि 8th होंगे,
सॉरी 9th होंगे, उसने तो कहा था कि 8th एलिमेंट होंगे। तो ये जो है ये आगे चल कर भी इसका फिर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। और ना ही इसमें कई ड्रॉबैक्स आ जाते हैं कि आप कई बार ऐसा करते हो कि एक एलिमेंट ही बीच से हमारा गायब हो गया है, फिर भी ऑक्टेट में उसको अरेंज किया गया था, बट बाद में जब उस एलिमेंट को डिस्कवर किया गया तो ये अरेंजमेंट लिटिल बिट चेंज हुआ। तो इसके बाद आते हैं जो अगला साइंटिस्ट, उनका नाम था मेंडलीव, जिन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। उन्होंने एक्चुअल में इसी रूल को उन्होंने चेंज किया। उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये बात तो इसने भी कहा था कि एलिमेंट्स को जब आप अरेंज करोगे तो 8वां एलिमेंट जो होगा वो सेम प्रॉपर्टी वाला होगा, मतलब वो पीरियोडिक फंक्शन को फॉलो कर रहा है। तो जो मेंडलीव ने इस रूल को चेंज किया तो उन्होंने 8th की जगह एक स्पेसिफिक नंबर लगा दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सा नंबर के एलिमेंट्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, उन्होंने कहा एक सर्टेन गैपिंग के बाद आइडेंटिकल एलिमेंट्स मिलेंगे। यानी अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, when elements are arranged in their increasing atomic masses, then after a certain gapping